Hello friends, the most demanded video, answer key CA Foundation account September 2025. But before I start giving you the answer key, there's a humble request from my side to all the YouTube teachers who put the video before the end of all the exams. भाई ऐसा नहीं करना चाहिए because just आपके थोड़े बहुत views बढ़ाने के लिए आप लोग just accounts exam के बाद एक video डाल देते हैं और बच्चा उसको देख लेता है। जितना मर्जी मना कर ले बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाएगा और बच्चा देखकर उसको डिप्रेशन में जा सकता है और बाकी एग्जाम्स बच्चे के खराब हो सकते हैं। तो भाई सारे उन यूट्यूब टीचर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसे वीडियोस को सारे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद डालेंगे। जैसे कि अब ये वाला जो वीडियो है बेटा, ये जब आपका इको का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये आपको पब्लिकली अवेलेबल होगा। चलिए विदाउट डिले बेटा हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की आंसर की पे आते हैं। सबसे पहला बच्चा हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था कि मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ आइटम, ना ही बिजनेस के साइज पे। बच्चा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको बता देता हूं जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मटेरियलिटी का वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास बिजनेस के साइज के ऊपर। किसी का बेटा बिजनेस का साइज ज्यादा है, किसी का कम है, तो किसी के लिए कोई आइटम मटेरियल होती है और किसी के लिए कोई आइटम मटेरियल नहीं होती है। तो राइट, तो पहले वाले का आंसर था फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट, जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ही सेइंग एक्चुअल रिसीट्स और एक्चुअल पेमेंट आती है। भाई ये भी चीज गलत है, क्योंकि जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है बेटा वो हमेशा अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनता है। उसमें बेसिकली जो करंट ईयर में आइटम्स ड्यू होती हैं वो आती हैं, याद रखना, वो अपने पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स पे बेस्ड नहीं होता। ओके नेक्स्ट, फिर हमारे पास बच्चा आता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। ओके नेक्स्ट दोस्तों, depreciation is not provided in the financial year when the entity incurs a loss। बच्चा इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक तरीके का चार्ज होता है, याद रखिएगा, और उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको प्रोवाइड करना ही पड़ता है। सो डेप्रीसिएशन इज जस्ट लाइक अ चार्ज, राइट, वेदर यू हैव प्रॉफिट और लॉस उसको प्रोवाइड करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट दैट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स free from influence of personal affairs of the owner is known as matching concept। भाई मैचिंग कंसेप्ट जो होता है वो ये चीज नहीं होती है कि भाई आप बिजनेस अफेयर्स को पर्सनल अफेयर के साथ मैच कर रहे हैं। आई एम सॉरी, याद रखना बेसिकली आपका जो मैचिंग कंसेप्ट होता है वो है भाई कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सो मैचिंग कंसेप्ट जो है बेटा दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो जो कंसेप्ट बोलता है बिजनेस को हेल्प करता है पर्सनल अफेयर्स और उसके बिजनेस अफेयर्स के साथ कंपैरिजन करने में, भाई ये सब चीजें मैचिंग कंसेप्ट नहीं होती। मैचिंग कंसेप्ट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आपस में कंपैरिजन करता है और प्रॉफिट के बारे में बताता है। कंपनी अपने इक्विटी शेयर पब्लिक को डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। बच्चा ये आंसर बिल्कुल सही है। एज एवरीवन नोस, कंपनी के जो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी सिर्फ उन्हीं को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, राइट, याद रखना। स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू टू एम्प्लॉइज, तो जो हम पब्लिक को नॉर्मली शेयर्स देते हैं तो उसको हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो आई होप अगर बच्चे यहाँ पर अपना आंसर्स चेक करेंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, तो भाई इसके हिसाब से अपने मार्क्स आप लोग अकाउंट्स के अंदर लगा सकते हो। ओके नेक्स्ट दोस्तों, फिर आपके पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल। जैसे हमारे पास कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें होता था हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो सब आपको लिखना है। इसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे लिखने हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। मैं बेटा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा थ्योरी के पार्ट में, मैं बेसिकली आपको ज्यादा स्ट्रेस दूंगा प्रैक्टिकल, बिकॉज एज यू नो इस पेपर में भर भर के प्रैक्टिकल आया है। तो लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिकल पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक परचेज बुक का क्वेश्चन आया 2 दिसंबर को, आपने गुप्ता एंड कंपनी से 100 प्लेट्स खरीदी 150 रुपये पर प्लेट के हिसाब से, 500 स्मॉल बाउल्स खरीदे 50 रुपीज पर बाउल के हिसाब से, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, पैकिंग चार्जेस 2 रुपीज पर प्लेट आपको लिखा हुआ है और 1 रुपी पर बाउल है।
तो बेटा इससे हमें पता लग जाता है कि भाई साहब का जो काम है वो थोड़ा सा प्लेट्स बाउल्स ये सब चीज़ों का है, जिसको हम होम अप्लायंसेस बोल सकते हैं। तो जब मैं परचेज बुक बनाऊंगा, एज यू कैन सी दिस, जब हम परचेज बुक बना रहे हैं तो हम लिखेंगे बेटा, पहले डेट लिख लेंगे, गुप्ता एंड कंपनी लिखेंगे वहां पर, ठीक है। 100 प्लेट्स 150 पर बाउल, वो आपके पास 15,000 कर कर आ गया। 500 बाउल्स आपके पास आ गया 50 पर बाउल के हिसाब से। देन वी हैव 25,000 की फिगर, इनका जो टोटल आता है बच्चा दैट इज 40,000। फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, दैट इज 4,000। और उसमें जो पैकिंग चार्जेस हैं 100 इंटू 2 दैट इज 200। और आपके पास जो बाकी 500 का चार्जेस आपके पास लिखा हुआ है वो आपके पास पर बाउल के हिसाब से है। तो पहले वाले का बच्चा जो टोटल आता है दैट इज 36,700। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखते हो आपने फर्नीचर परचेज करा, एज यू नो दिस इज नॉट योर गुड्स, तो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि आपने उधार में अजंता एंड कंपनी से स्पून खरीदे हैं 200 पर बॉक्स, और फोक खरीदा आपने बेटा 250 पर बॉक्स, और आपके पास 8% का डिस्काउंट है। तो अब इसमें बच्चा जो 50 बॉक्सेस ऑफ स्पून है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। वेरी इजी क्वेश्चन, 40 बॉक्सेस फोक, आपने इसको मल्टीप्लाई करा 10,000, इनका टोटल आ गया 20,000। इसमें से बच्चा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपने 8% लेस कर देना है, एंड देन वी हैव अ बैलेंस ऑफ 18,400 रुपए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो अगली ट्रांजेक्शन आती है दैट इज परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टील हाउस, 40 रुपए पर बिग बोल। बट ये कैश वाली ट्रांजेक्शन आपके पास नहीं आएंगी, एज यू ऑल नो कि कैश वाली ट्रांजेक्शन विल नॉट अपेयर। ओके, उसके बाद बोला है परचेज 1 डजन कुकर्स, 1 डजन का मतलब हो गया 12 कुकर्स, और यहाँ पर 750 ईच था। तो बच्चा इसका 27 दिसंबर का हमने एंट्री करनी है। 1 डजन दैट इज 12 इंटू 750, दैट वर्क्स आउट टू बी 9,000। अब आपने इनका कर देना है टोटल अपने, अगर आपको आंसर्स याद है तो आप इसमें बड़े आराम से कंपैरिजन कर सकते हो भाई। 36,700, 18,400, 9,000, इसका हमने करा टोटल, और हमारा जो परचेज बुक का टोटल आता है दैट वर्क्स आउट टू बी 64100। ओके, तो भाई ये हमारे पास आ गया परचेज बुक का। अब इसके बाद आते हैं एक धासु क्वेश्चन पे जो था क्वेश्चन नंबर 2A। बहुत सारे बच्चे बेटा सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड डेप्रीसिएशन का एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इन्होंने इस बार क्या करा, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन ना पीवाईपी में है, ना आरटीपीज में था, ना हमारे पास आईसीए की बुक में है। इन्होंने थोड़े कॉन्सेप्ट को मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करी है भाई। इन्होंने यहाँ पर पहले तो आपको 3 मशीन्स दे दी, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। 3 मशीन्स आपके पास आ गई हैं, तीनों की परचेज वैल्यू और तीनों का बच्चा आपके पास लाइफ और उनकी स्क्रैप वैल्यू 2 की आपको मेंशन है। आप यहाँ पर सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड यूज करते हैं, और अप्रैल 2024 में जो पहली मशीन है M1 उसको आपने बेच दिया, मतलब आपने अप्रैल 20 से लेकर 24 तक ही पहली मशीन रखी है। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिएगा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, राइट। सो भाई ये आपके पास आ गया 134। सेम डेट को जो यूजफुल लाइफ है बाकी आपके पास M2 का, उसको रीअसेस करा 3 इयर्स के हिसाब से। 10,000 आपके पास आ गई स्क्रैप वैल्यू। अब आपने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फॉर 2 इयर्स, दैट इज 2024 एंड 2025। सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है नेवर गेट वरिड, दे आर जस्ट मिक्सिंग द 2 कॉन्सेप्ट्स। हमें क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को भाई बड़े कॉन्फिडेंस में रहकर पहले एक प्यारा सा वर्किंग नोट तैयार करना है। एक बार बच्चों ये वर्किंग नोट को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन है क्या। डेप्रीसिएशन का बच्चा एक वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन 1, अब मशीन 1 को आपने कब किस में खरीदा, मशीन 1 हैज बीन परचेज्ड ऑन अप्रैल 20, 11 लाख का, और 20,000 उसमें से आपकी आ गई है स्क्रैप वैल्यू। तो जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट, तो वो जो अमाउंट होगी वो होगी 10,80,000। दैट मीन्स आपको पता है सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड में हम लोगों को स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको बेटा अप्रैल 20 से लेकर अप्रैल 21 तक का पहले आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, और वो आता है 1080 इंटू 8 ओवर, एज यू नो द फॉर्मूला,
8 7 6 5 4 3 2 1 सारा कुछ प्लस कर दिया। पहले साल की डेप्रिसिएशन है 240, आप ये फिगर्स को देख सकते हैं। देन वी हैव बटा अप्रैल 21 से लेकर अप्रैल 22 7/36 का डेप्रिसिएशन आ गया। एक एक साल कम होता जाएगा। इसका जो टोटल आता है बच्चा ये 36 आता है। 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का जो टोटल आता है बच्चा वो आपके पास 36 आता है। अब उसके बेसिस पे चेक कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखते हो भाई अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल 23 हमारे पास 6/36 आता है, दैट वर्क्स आउट टू बी 180। अप्रैल 23 से लेकर अप्रैल 24 5/36। तो अब बच्चा इन सब की जो टोटल डेप्रिसिएशन मैंने इस साल तक रोक दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है अप्रैल 24 में यू गो टू सेल द मशीनरी। तो पहले मैंने क्या करा बेटा, अप्रैल 20 से लेकर मैंने अप्रैल 24 तक की जो डेप्रिसिएशन है वो मैंने सारी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूंगा मशीन 1 की जो मेरी टोटल डेप्रिसिएशन आती है दैट इज 780। ओके, अब बच्चा जो WDV होगी उस एसेट की ऑन द डेट ऑफ सेल, पहले ऑन द डेट ऑफ सेल का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 लाख का आपका एसेट था, उसमें से 780 आपने टोटल डेप्रिसिएशन निकाल ली, तो आपके पास WDV आती है 320। 320 की चीज को आप 134 का अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको लॉस हो जाता है 186 का। तो पहले तो बच्चे ये चीज फोकस करें कि आपके पास 186 का आपको लॉस हो गया। देन वी हैव मशीन 2। अब जरा मशीन 2 को ध्यान से देखिएगा, अपने सामने बड़ा क्वेश्चन पेपर रख लेना। अप्रैल 22 में 940 का आपका एसेट था, 40 की आपके पास स्क्रैप वैल्यू थी। 9 लाख रुपीस आपका डेप्रीशिएबल अमाउंट है। अगर इसको हम बात करें तो बेटा इस अमाउंट पे हमें डेप्रीसिएशन लगानी है, राइट, 9 लाख पे। अब अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल 23 अगर मैं चेक करता हूं तो 9 लाख के ऊपर 8/36 दैट इज 2 लाख रुपीस के ऊपर पहली डेप्रिसिएशन लग गई। ओके, फिर अप्रैल 23 से लेकर अप्रैल 24 7/36 एज यू ऑल नो बेटा कि इनकी जो लाइफ है ना वो सेम ईयर, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इनकी लाइफ इज एब्सोल्युटली सेम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 ईयर्स और 8 ईयर्स दोनों का 8 ईयर्स ही है, तो लाइफ इज एब्सोल्युटली सेम। ओके, सो भाई मेरे को करना क्या है, यहाँ पर आपके पास जो टोटल डेप्रिसिएशन आता है फॉर 2 ईयर्स दैट इज बेसिकली टिल अप्रैल 24 375। सर आपने यहाँ तक क्यों निकाला, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले बेटा आपने WDV देखना है ऑन अप्रैल 24। 940 का एसेट था, टोटल डेप्रिसिएशन मशीन 2 का बेटा 375 है, वो हमने पहले माइनस कर देना है। तो आज की डेट में जो WDV आता है मेरे पास सेकेंड मशीन का दैट वर्क्स आउट टू बी 565। अब मशीन 2 की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब 565 इज माई WDV ऑफ मशीन सेकेंड ऑन अप्रैल 24। फोकस करें। अब उसके बाद उसकी वैल्यू को दोबारा से रीअसेस करा, 10,000 की स्क्रैप वैल्यू आ गई, तो मशीन का डेप्रिशिएबल अमाउंट बेटा हो गया 555। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाई साहब कि अब यहाँ पर जो साल है वो 3 रह गए, ठीक है। अब उसके पास कितने रह गए, 3 साल। तो मेरे को क्या करना है, अप्रैल 24 से लेकर अप्रैल 25 5,55,000 इंटू 3/3 + 2 + 1 दैट इज 3/6 हो जाएगा, राइट। तो ये पहले साल की डेप्रिसिएशन, बिकॉज जैसा कि आपको पता मुझे सिर्फ 2 सालों का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं 2 सालों की डेप्रिसिएशन पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप नोटिस करते हो ये मेरे पास अप्रैल 25 की डेप्रिसिएशन आ गई 2,77,500। अब आपको इसको ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि हमने वैल्यू को रीअसेस कर ली है। ओके, अब अप्रैल 25 तक ही मेरे को सारा काम चाहिए, बिकॉज मुझे 31 मार्च 24 और 31 मार्च 25 की ही अकाउंटिंग करनी है। चलो, अब इसके बाद बच्चा बारी आती है मशीन 3 की। अब जब मैं मशीन 3 की बात करता हूं तो मेरे पास बच्चा अप्रैल 24 में उसकी वैल्यू 810 थी, इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एज यू कैन चेक इट आउट, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू आउट हियर भाई, यहाँ पर कोई भी स्क्रैप वैल्यू मेरे पास नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इसकी जो लाइफ है बच्चा वो 5 ईयर्स है, तो मैं करूंगा 810 इंटू 5/5 + 4 + 3 + 2 + 1 एज यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और नॉर्मली ये मेथड बच्चा काफी बच्चे इग्नोर सा कर देते हैं, बिकॉज नॉर्मली ठीक है दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में WDV आता होता है, ये मेथड लीस्ट केसेस में अपेयर करता है।
सो बेटा ये 270 करके इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब मेरे को करनी है इनकी अकाउंटिंग। अब मैंने मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, एज यू नो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग बच्चा जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी हम लोग कभी भी वहां पर उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो मशीनरी अकाउंट में करनी है। ओके, अब अप्रैल 23 में आपके पास वहां पर बेटा दो मशीनरी थी, एक थी मशीनरी 1, मशीनरी 2, जिसकी वैल्यू थी 11 लाख और 9,40,000। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे 11 लाख और 9,40,000, तो आपके पास बेटा पहले साल का बैलेंस हो गया 20,40,000। अब आपने 2040 को बच्चा बैलेंस को ब्रॉट डाउन करा, क्योंकि इसमें हमने डेप्रिसिएशन दिखाने नहीं है। सिंपल सा फंड है, हमारी डेप्रिसिएशन किस में जानी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पर मैंने मशीनरी 3 परचेज करी। अब जो मैंने मशीनरी 1 बेची है मैंने उसको डाल दिया मशीनरी डिस्पोजल में, उसकी कॉस्ट थी 11 लाख। अगर आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो जो हमारा एसेट डिस्पोजल होता है जब हम बना रहे हैं तो एसेट की जो कॉस्ट है जो हम बेच रहे होते हैं उसको हम यहाँ क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं, एंड वी आर लेफ्ट आउट विद ओनली 2 मशीनरीज, दैट इज मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3। तो भाई मशीनरी जो 1 है वो आपका बिक गया है, मशीनरी 2 और 3 आपका रह गया है जिसका बैलेंस है 1750। अब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे दिखाना है, सी बी वेरी केयरफुल इन दिस पार्ट, इट इज अ वेरी गुड पार्ट। हम लोग का बेटा जो करंट ईयर है वो अप्रैल 23 है, राइट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अब तक जितनी भी डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो चुकी हुई है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 फ्रॉम अप्रैल 20 टू 23। मैंने क्या करा बेटा, अगर आप ऊपर चेक करोगे तो मैंने अप्रैल 20 से लेके 23 ये कौन कौन सी डेप्रिसिएशन का मैंने टोटल लिया 240। अब अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए, साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। 240, इसके बाद दोस्तों आ गया 210, फिर आप देखोगे बच्चा आपके पास आ गया 180। तो ये 3 सालों की मैंने पहले डेप्रिसिएशन टोटल करनी, बिकॉज प्रोविजन के अंदर बच्चों बैलेंस आता होता है कि भाई जितनी अब तक आपने डेप्रिसिएशन उस एसेट पे चार्ज करी है, याद रखना जितनी भी आपने डेप्रिसिएशन अब तक उस एसेट पे चार्ज करी है। तो अब देखोगे बच्चा 630 आपके पास आ गया कि आपने इतनी डेप्रिसिएशन अब तक मशीनरी 1 पे चार्ज करी है। अब दोस्तों फिर आपके पास आ जाता है मशीनरी 2। मशीनरी 2 बच्चा अप्रैल 22 में आपने खरीदा, तो अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल 23, बिकॉज अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो मशीनरी 2 में सिर्फ आपको 1 साल की ये डेप्रिसिएशन चाहिए 2 लाख, तो ये आप अभी चार्ज कर चुके हो। सी माई ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 23, फोकस करना बच्चा मेरी बात पे। हम लोग का साल जो शुरू हो रहा है वो अप्रैल 23 से शुरू हो रहा है, तो मेरे को वहां तक मैंने उस एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है अब तक, मशीनरी 1 पे अब तक चार्ज करी है 630, मशीनरी 2 पे चार्ज करी है 2 लाख। ओके, अब मैंने करंट ईयर में कितनी चार्ज करी है, जो ऊपर आपने इतना शानदार वर्किंग नोट बना लिया, अगर आपने बेटा उसको समझ लिया नीचे सारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगी। अब आपने बेटा जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, दैट मीन्स करंट ईयर का मतलब ये हो गया कि भाई अप्रैल 23 से लेकर अप्रैल 24 में जो आपने डेप्रिसिएशन दिखाई थी वो थी 1.5 लाख, और यहाँ पर बच्चा अप्रैल 23 से लेकर अप्रैल 24 में जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई है वो है 175। तो करंट ईयर में बेटा 1 और 2 पे आपके पास इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी। अब बच्चों के मन में सवाल, सर मशीनरी 3, बड़ा मशीनरी 3 अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसका तो एग्जिस्टेंस ही अप्रैल 24 के बाद आता है, वो तो अप्रैल 23 में था ही नहीं, राइट। वो तो बेटा जब पहला साल खत्म हो जाता है सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आप परचेज कर रहे हो। तो भाई मेरे इसमें अगर आप नोटिस करते हो बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमारे पास पहला साल खत्म हुआ, पहले साल का बैलेंस मेरे पास रह गया 1155। 1155 को दोस्त मैंने ब्रॉड डाउन करा, ब्रॉड डाउन करने के बाद अब जो मैंने एसेट बेच दिया है उस पे अब तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो 780 थी। इफ यू रिमेंबर हमने ऊपर कैलकुलेट करा था एसेट परचेज से लेकर उसके सेल तक की, तो ये हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल देनी है। ये मशीनरी 1 की डेप्रिसिएशन है, दैट इज 780, हमने इसकी एंट्री कर दी। अब जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है भाई, करंट ईयर की, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है अगर आप नोटिस करते हो दैट इज 277,500 एंड 270 फॉर मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3, जो मैंने ऊपर वर्किंग नोट्स में निकाली हुई है। तो भाई ये मेरे पास टोटल आ गया डेप्रिसिएशन फॉर M2 एंड M3। याद रखेंगे दोस्तों M2 एंड M3।
अब ये जो भैया मशीन डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने जब एसेट बेचना होता है, डिस्पोजल अकाउंट जब हम बना रहे होते हैं, तो आई थिंक एवरीवन नोज बेटा, स्टार्टिंग से लेकर जब तक आपने एसेट बेचा जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है उसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल। ओके, नाउ द बैलेंस इज 922500। तो ये आपका डिस्पोजल का बैलेंस आता है। अब ये 2 साल के इसके अकाउंट हो गए। अब भाई सॉरी, प्रोविजन का बैलेंस आता है। डिस्पोजल बच्चा आपके पास क्या था, 11 लाख की आपकी मशीनरी की कॉस्ट थी, मशीनरी 1। ये बेटा आपके पास जो पहली एंट्री है उसका रिवर्स कर दिया। फिर अब तक जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा है 780 इसकी एंट्री रिवर्स कर दी। हमारा बच्चा बाय बैंक दैट इज 134 जो हमारी सेल है, और हमारा प्रॉफिट लॉस आ गया 186। तो सारे बच्चे चेक कर लो। बेसिकली ये क्वेश्चन काफी लोगों को परेशान कर चुका होगा, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली में इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन में उन्होंने ट्रिक क्या करी, ये नॉर्मली उन्होंने वो मेथड डाल दिया जो बच्चे छोड़ जाते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन, देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि सीए में बेटा कभी कुछ छोड़ के मत जाओ। अगर आप लोग बच्चे बेटा मेरी क्लास में मेरी बात याद रखोगे, मैं कहता हूँ सीए में कभी कुछ मत छोड़ के जाओ। यू नेवर नो वो कब उठा के क्या चीज डाल दे, कभी मत कुछ छोड़ो। तो इसीलिए भाई जो अपना ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला फंडा है, उसने इसको सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड के साथ मिक्स अप कर दिया, राइट। तो बच्चों को बेटा मैं रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, you can just put a comment, sir, please explain. So I'll make a proper video of this particular question again to get the explanation done. Okay, so भाई अभी अपने को दूसरा क्वेश्चन करना है। अब ये जो सेकंड का पार्ट बी था, ये वाला जिसमें आपको एंट्रीज पास करनी थी, अब बच्चा बोलेगा सर ये भी बहुत डिफिकल्ट था। दोस्तों एक्चुअली देखो, द ट्रिक इज डिफिकल्ट था नहीं, डिफिकल्ट उसको बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने क्या करा, एक नॉर्मल जर्नल के क्वेश्चन को रेक्टिफिकेशन के साथ मिक्स कर दिया। बट अगर जिस बंदे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जिस बंदे का जर्नल स्ट्रांग है, उसको इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसने क्या करा कि भाई एक गुड्स हमने बेचे लिस्ट प्राइस पे महेश को 180 का 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। उसमें लिखा बोलता है 50% जो अमाउंट है वो हमें आ गया। अच्छा, जो 50% अमाउंट अभी महेश ने दिया है उसमें से भी 2/3 हमें आया चेक से और बाकी बैलेंस आया कैश में। अब आपको उसके ऊपर जीएसटी लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच। ओके, तो भाई अगर आप नोटिस करते हो, अब वेरी सिंपल एंट्री मैंने क्या करा बेटा, इस एंट्री को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। मैंने इसको बच्चा 2 फॉर्म में करा, क्योंकि ये एंट्री डिवाइड करके थोड़ा समझने से ज्यादा बेटर समझ में आती है, राइट। हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करते हैं कि भाई महेश को हमने गुड्स बेचे। अब महेश को जो हमने गुड्स बेचे हैं, मैंने ये अमाउंट 181,400 कैसे निकाली भाई, इट इज वेरी सिंपल। आपके पास यहाँ पर कहानी क्या है आपको समझाता हूँ। 180 का 10% बच्चा ट्रेड डिस्काउंट है, तो जो आपकी सेल है यहाँ पर अगर आप इसको नोटिस करते हो, 180 में से 10% अगर आपने कट कर दिया, सो दैट वर्क्स आउट टू बी 162। और 162 के ऊपर अगर अपने कैलकुलेटर्स प्लीज ऑन कर लीजिएगा, 162 के ऊपर बेटा आपने जब 6% जीएसटी लगाते हो 9729720 ईच, या आउटपुट जीएसटी आ गई इसके अंदर। ओके, तो ये टोटल अमाउंट इतना हमने महेश से लेना है। अब महेश इसका 50% हमें दे रहा है, इसका 50% का मतलब हो गया 90720। ठीक है, अब इसके अमाउंट का टोटल कर लीजिए। आप जब इसके अमाउंट का टोटल करते हो 90720। ओके, तो बच्चा ये जो अमाउंट आती है, आई थिंक देयर इज सम मिसप्रिंट, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इट इज 90,700 दोस्तों, आई एम सो सॉरी, 90,700। ठीक है, या तो यहाँ पर कोई मिसप्रिंट होगा, एक मिनट भाई इसका टोटल कर लेते हैं। आई थिंक हमारे टाइपिस्ट भैया ने कुछ गलती करी है। यस, नहीं, दिस अमाउंट इज करेक्ट, आई एम सो सॉरी, दिस अमाउंट इज करेक्ट दोस्तों। दिस अमाउंट इज अ बिट रॉन्ग, इसमें आएगा 181,440, राइट, इसका टोटल। तो वो भाई साहब थोड़ा लास्ट का 40 रुपए हमारे टाइपिस्ट भैया खा गए, उसके लिए माफ कर दीजिएगा उसको। तो बेटा ये 181,440 का 50% जो है ये आता है 90720। अब इसका 1/3 आपको आया कैश में, 2/3 चेक में, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर 2/3 जो है वो चेक से आ रहा है और बाकी बैलेंस कैश में आ रहा है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं बेटा ये कैश आ रहा है और ये आपके पास चेक आ रहा है। तो ये एक सिंपल नॉर्मल एंट्री थी, इसमें कोई घबराने वाला फंडा नहीं था, इसमें कोई भी ऐसे पंगे वाली बात नहीं थी।
जो बच्चा इससे घबरा जाए। ओके, नेक्स्ट बोलता है यार एक डेटर था मिस्टर एक्स, उसने क्या करा, अपने ड्यूज हमें पे करने की कोशिश करी। एग्री टू पे ड्यूज ऑफ 3000 टू मिस्टर सी हु इज क्रेडिटर ऑफ मिस्टर दत्त। अब भैया दत्त तो हम ही हैं, ये पढ़िए, हम दत्त है भाई, ठीक है, संजय दत्त नहीं भैया, हम लोग सिंपल दत्त हैं। तो भाई यहाँ पर कहानी क्या है, उसने बोलने की क्या कोशिश करी है, कहता है यार हमारा एक क्रेडिटर था, जरा फोकस करना, हमारा एक क्रेडिटर था, उसको जो पैसा देना था, हमने अपने डेटर को बोला भाई साहब तू हमारे क्रेडिटर को पैसा दे दे, ठीक है। हमने क्या करा भाई साहब, उसको बोला कि भाई मेरे जो क्रेडिटर को तूने जो पैसा देना वो तू दे दे, चलो ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये एंट्री क्या हुई कि हम लोग का जो क्रेडिटर है वो रिसीवर बन गया, डेटर भैया गिवर बन गया, तो हम लोग एंट्री कर लेंगे क्रेडिटर टू डेटर, सिंपल सा फंडा। तो 3000 से ये एंट्री हो जाती है, डन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर उसने बोला कि एम्प्लॉइज को हमने अपनी कुछ इन्वेंट्री दे दी सेलिंग प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे। जैसा कि आपको पता, जब आप एम्प्लॉय को दोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस लोगे, तो आपने कॉस्ट प्राइस पे लिया, मतलब दिवाली गिफ्ट के तौर पे आपने उनको एक तरह से क्या करा भाई, वहां पर अल्टीमेटली एक अपना इन्वेंट्री का पार्ट पे कर दिया। सी एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट गिवन टू एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ सैलरीज एंड पर्क्स, ठीक है, इट इज लाइक अ सैलरी एंड पर्क्स। अगर हम बात करते हो तो एक तरह का सैलरी होता है और इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो आपने सिंपली क्या करना, उसको सैलरी को डेबिट करना था टू परचेजेस, राइट। अब टू परचेजेस करके आपको बच्चा जो इनपुट जीएसटी है, अगेन आई एम सॉरी बेटा, हमारे टाइपिस्ट भैया कभी कभार कमाल कर जाते हैं, इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी को आपने क्रेडिट करना है, ठीक है। तो भाई कॉस्ट प्राइस लेना है आपने, उस पे जीएसटी लगा दी, 75,000 का 6% आपने जीएसटी लगा दी, और बेटा टोटल इसमें आ गया 84,000, राइट। तो वो आपके पास इनपुट जीएसटी करके क्रेडिट होगा और आपका सैलरीज टू परचेजेस जाएगा। परचेजेस क्यों, बिकॉज व्हेन द गुड्स आर गोइंग आउट एंड मनी इज नॉट कमिंग इन, वी ऑलवेज क्रेडिट द परचेजेस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद भाई जो सेल है 2500 रुपए का आपने करा कमल कुमार को, और आपने गलती से कमला रानी को डेबिट कर दिया। भैया जब आप सेल कर रहे हो कमल कुमार को, तो कमल कुमार को डेबिट करना चाहिए, आपने कमला रानी को डेबिट क्यों कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कमल कुमार को डेबिट करेंगे, कमला रानी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये लीजिए भाई, तो भैया कमल कुमार को हमने डेबिट करना, और जो कमला रानी आपने डेबिट कर रखी है उसके इफेक्ट को कैंसिल करिए, और कैंसिल करके बच्चा उसको क्रेडिट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आइए, एक सेकेंड हैंड मशीनरी हमने परचेज करा था, उसके ऊपर हमने कोई ओवरऑलिंग चार्जेस पे करे 15,000 के। अच्छा, और अकाउंटेंट ने क्या करा भाई, वो गलती से ना उसको रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दिया। पहले हम इतने पार्ट पे रुकते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, सेकेंड हैंड मशीनरी पे परचेज किया गया, परचेज के टाइम पे किया गया कोई भी खर्चा, वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है। तो बेसिकली एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करके रिपेयर एंड मेंटेनेंस को आपने क्रेडिट करना है। अब उस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज करनी थी, वो आपने नहीं कर रखी होगी, वो आपने करी नहीं है, तो डेप्रीसिएशन अगर आप चार्ज करोगे तो एंट्री आ जाएगी बेटा डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, दैट इज 1500 रुपए। इसको आप सारे बच्चे चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई, एक परचेज था 151 रुपीज का एक्स से, उसको मैंने ना परचेज डे बुक में 15 दिखाया। अच्छा, और एक्स अकाउंट में याद रखना 51। देखो पहली बात, परचेज को डेबिट करना था 151 से, तो परचेज को आपने सिर्फ 15 से करा, तो आपने परचेज को 136 से और डेबिट करना है। अब दोस्तों एक्स को करना था आपने क्रेडिट 151 से, अब यहां पर आप देखोगे तो एक्स को सिर्फ 51 से क्रेडिट करा हुआ है। तो भाई अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको 100 से क्रेडिट और कर देना है, और बाकी डिफरेंस आपके पास सस्पेंस में चला जाएगा। वैसे भी उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है जहां पे सस्पेंस लगता है लगा देना। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है भैया, आर को हमने क्रेडिट नोट दिया रिबेट का, क्योंकि कोई इसको गुड्स हमने सप्लाई करने थे, डिफेक्टिव थे। देखो यार, एक छोटी क्लास का रूल होता है, डेबिट नोट हमेशा परचेज रिटर्न के लिए दिया जाता है, क्रेडिट नोट हमेशा सेल रिटर्न के लिए दिया जाता है। तो बच्चा, बहुत सारे बच्चों को मैं क्लास में ऐसे लर्न कराता हूँ डीपीसीएस। डीपीसीएस का मतलब क्या होता है, डेबिट नोट फॉर परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट फॉर सेल्स रिटर्न, याद रखना।
तो भाई यहाँ पर अल्टीमेटली क्या करा है कि हमने ना यहाँ पर एक क्रेडिट नोट जो है वो इशू कर दिया 6,000 रुपीज का, और बेसिकली गुड्स डिफेक्टिव थे तो हमने इसको थोड़ा सस्ते में दे दिया, रिबेट। तो रिबेट हमारा खर्चा है, तो आपको बेटा जीएसटी भी जो चार्ज करा था जीएसटी भी आपको साथ में कैंसिल करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर रिबेट या सेल रिटर्न किसी को भी डेबिट कर सकते हो। अब आउटपुट जीएसटी नॉर्मली क्रेडिट होती है, आपको आउटपुट जीएसटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो आप इसको बेटा डेबिट करोगे। ठीक है, जीएसटी लगा दी 6,000 के ऊपर 6% एंड 2s। सिमिलर एंट्री बच्चा आपके पास 8 थी कि भाई S was also given a credit note 2,000 for making a prompt payment। देखो जब हम किसी डेटर को क्रेडिट नोट दे रहे हैं क्योंकि वो पैसे जल्दी दे रहा है, तो दैट इज लाइक अ डिस्काउंट अलाउड। सी दो चीजें होती हैं, एक होता है बच्चा आपके पास क्या कि आपने रिबेट दी, रिबेट होती बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए, बट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। याद रखना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड, ये बात दिमाग में रखनी सारे बच्चों ने। सो यहाँ पर बच्चा मैंने इसको क्रेडिट नोट दिया है फॉर डिस्काउंट अलाउड, तो मेरे को डिस्काउंट अलाउड को करना है डेबिट, राइट। आउटपुट जीएसटी को कैंसिल करने के लिए हमें वहां पर, जिसको हम आपको याद होगा क्लास में कहते थे इनवर्स या रिवर्सल ऑफ जीएसटी। नॉर्मल जीएसटी बड़ा हमारा क्रेडिट होता है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी की। तो जीएसटी भाई अपने पास रिवर्स हो रहा है, सो अल्टीमेटली आउटपुट जीएसटी को हमने कर दिया डेबिट और 2 आ गया एस, राइट। अब इसके बाद अगर आप देखते हो तो एक आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस आपने बिल्कुल ओमिट कर दिए थे, तो भाई आपने आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस की एंट्री करनी है, टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखते हो कि हमने एक चेक इशू करा सी को, क्योंकि उसको हमने भाई पैसे देने थे तो सी को डेबिट करना था, और भाई हमने उसके बदले क्या करा, परचेज को डेबिट कर दिया। भैया डेबिट किसको करना था, सी को, हमने उठा के किसको डेबिट कर दिया, हमने उठा के डेबिट कर दिया परचेज को। तो भाई अपने को एंट्री क्या करनी है, सी को डेबिट करना था, तो सी को नहीं करा, परचेज को कर रखा है, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो अगेन अगर आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, मतलब अगर मैं बोलूँ ना बच्चे बड़ी कोई डरावना सा पेपर आ गया या बहुत ऐसा कुछ नहीं था, हाँ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जरूर था, बिकॉज नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पीवाईपीज में नहीं थे, आरटीपी में नहीं थे, मैं एग्री करता हूँ। ओके, आइए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में। अब भाई ये एक छोटा सा क्वेश्चन सिंगल एंट्री का, ये तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन था, काफी बच्चों से हो भी गया होगा, फिर भी मेरा एक बार डिटेल पूरा आपको बताने का भाई मेरा मोटिव है कि सपोज कर लो मिस्टर वाई हैं और हमें ट्रेडिंग पीएल बनाना है सिंगल एंट्री के अंदर। हमें बच्चा अप्रैल 24, 31 मार्च 25 के ये सारे इंफॉर्मेशंस लिखे हैं, इसमें सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग है, याद रखिएगा वो हम निकालेंगे। बाकी आपको कैश और डिस्काउंट कट्ठे अमाउंट उसके लिखी हुई है, डेटर्स का रिटर्न दैट इज सेल रिटर्न, बैड डिप्स, ग्रॉस सेल में कैश और क्रेडिट कंबाइन है, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये याद रखेंगे। वो जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स दैट मींस इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर अस। तो भाई इसमें रिटर्न टू क्रेडिटर्स इज परचेज रिटर्न, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक इज योर एडिशनल कैपिटल, जो मुझे डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ और जो मैंने बैंक में डाला, दैट मीन्स पहले पैसा आया फिर बैंक में डाला, कॉन्ट्रा एंट्री 25 लाख रुपया मेरी कॉन्ट्रा एंट्री का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 25 लाख इसका है, और भाई अगर आपको 25 लाख 60,000 कैश और डिस्काउंट इकट्ठा, तो पता लग जाता है कि 60,000 इज योर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, 60,000 आपका डिस्काउंट अलाउड है, बाकी कैश परचेज है, एक्सपेंस पेड बाय कैश है, ड्रॉइंग्स बाय चेक है, मशीनरी एक्वायर्ड बाय चेक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, एज यू नो हम इसके साथ लिख सकते हैं कॉन्ट्रा ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। कैश सेल्स गिवन है, तो बेटा आप उधार की सेल बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ग्रॉस सेल्स गिवन है तो उसमें से कैश सेल्स माइनस कर दो, उधार की सेल आ जाएगी। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक इट इज 24,10,800, और आपको लिखा है कि भैया फिक्स्ड एसेट मैंने बेचा नहीं है, इसका मतलब अगर फिक्स्ड एसेट में कोई डिफरेंस आएगा ना दोस्तों तो वो डेप्रीसिएशन होगी, सेल नहीं होगी। ठीक है, साफ लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट को मैंने बेचा नहीं है। ओके, चलिए इसका हम एक सोल्यूशन लेकर आते हैं।
पहले भाई जरा प्यार से इसके ना एक एक करके अकाउंट्स को देखिए। मैंने पहले शुरू करा क्रेडिटर्स अकाउंट से, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, क्रेडिटर्स का बच्चा ओपनिंग बैलेंस मुझे गिवन है, डिस्काउंट रिसीव का मुझे पता है, परचेज रिटर्न का पता है, चेक पेड टू क्रेडिटर्स मुझे पता है, और मेरे पास जो हमने क्लोजिंग बैलेंस है। बिकॉज अगर आप देखोगे क्रेडिटर्स के ना आपकी इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। ये देखिए ओपनिंग क्लोजिंग है आपके पास, हम क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिस्काउंट रिसीव आ गया 28,000 एज यू ऑल नो, रिटर्न टू क्रेडिटर्स, राइट। उसके बाद बेटा आपको पता लग जाता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 24,10,800, दैट मीन्स क्रेडिटर्स की सारी इंफॉर्मेशन थी। आपको सिर्फ उधार वाली परचेजेस निकालनी है। अब उधार वाली परचेजेस आपको निकाल ली और कैश वाली परचेज मेरे भाई क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देन मूविंग ऑन टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का भाई साहब ओपनिंग बैलेंस का पता है। अच्छा, टोटल में से कैश सेल माइनस कर दिया तो क्रेडिट सेल आ गया। फिर दोस्तों जो कैश और डिस्काउंट अलाउड है वो इकट्ठे मैंने दिखा दिया एक साथ, क्योंकि एक साथ गिवन है। सेल रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, बैड डेट गिवन है, तो भाई तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ गया 7,14,800 रुपीज। तो भाई ये मेरे पास पूरा क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का बन जाता है। ओके, फिर दोस्तों जब हम एक छोटा सा एक्सपेंस की बात करें, इफ यू चेक आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, भाई मेरे को ना यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअली ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और नीचे बच्चा मेरे को ना यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड इन कैश गिवन है। तो हम एक्सपेंसेस ड्यू निकाल लेंगे जो कि पीएल में जाएंगे। तो मैं रेकमेंड करता हूँ बच्चों को एक छोटा सा एक्सपेंस अकाउंट बना लो। आउटस्टैंडिंग जैसा कि आपको पता है क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और ये बच्चा आपके पास डेबिट साइड पे एक्सपेंस टू कैश करके यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, दैट इज एक्सपेंस टू कैश, और मेरे पास ये बैलेंस आ जाएगा 3,72,000, राइट। फिर मैंने एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया विच इज वेरी सिंपल। ये आपके पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये परचेज आपको गिवन है, और आपके पास ये डेप्रीसिएशन आ जाता है। तो आप देख लो बहुत ही प्यार से सारे अकाउंट्स आपको बना के दे दिए हैं। इंटायर सोल्यूशन आंसर की इज ऑलरेडी रेडी फॉर यू। Then after this we have to go for a cash book. Why? Because cash in hand, cash in bank का बैलेंस गिवन है। See, even though कैश बुक मैच कर जाती है, बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कैश बुक जरूर बनाइए, क्योंकि उसने आपको कॉन्ट्रा एंट्री की ट्रांजेक्शन्स गिवन है। तो मैं बड़ा बच्चों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कैश बुक नहीं बनाने से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो, पहले ओपनिंग बैलेंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय चेक, जो डेटर से एग्जैक्टली कैश आया 25 लाख, 25 लाख आया, 25 लाख बेटा बैंक में जमा कराया, वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और अब यहाँ पर देखोगे ये आपने कैश में से विड्रॉ भी कर लिया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, राइट। सी लिख लिया साथ में, आप लोगों का फेवरेट। देन अगर आप इसमें नोटिस करते हो, हम लोगों ने भाई ये 2 लाख रुपया हमारे पास और आया। ये 2 लाख कौन सा आया भाई? अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं भाई, मेरे पास ना क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपको लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 2 लाख, तो भाई ये भी हमारे पास एक कॉन्ट्रा एंट्री के तौर पे चला गया, और हमने बेटा यहाँ पर ये 2 लाख रुपया साथ साथ निकाल दिया। ये चेक कर सकते हो कॉन्ट्रा एंट्री का, राइट। अच्छा, फिर अगर आप देखते हो बेटा जो परचेजेस थी कैश वाली मैंने वो पे करे, एक्सपेंस पे करे, जो ड्राइंग्स थी चेक की, जो मैंने मशीनरी पे करी है चेक से, मतलब आपको सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन सारी की सारी ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। अच्छा, फिर अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे एक लाइन में कॉन्ट्रा एंट्री और थी कि मैंने कैश विड्रॉ करा बैंक से 369,600। तो भाई ये भाई मैंने जो कैश विड्रॉ करा, तो भाई ये कैश बैंक में आ रहा है, अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री, और ये मेरा विड्रॉ हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, फिर जो मैंने क्रेडिटर्स को चेक पे करा, और ये मेरा कैश सेल्स का पैसा। तो जब आप इसमें देखोगे, और क्लोजिंग बैलेंस वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो यहाँ पर क्या अच्छी बात है कि ये जो कैश बुक है ये मैच कर जाती है, बट आई एग्री मैच कर जाता है। बट बेटा चलो अब तो आपका एग्जाम हो गया, बाय चांस क्या होता है क्वेश्चन में पॉइंट आता है भैया ये मैच नहीं भी करता, राइट, इफ दिस डजंट मैच, तो फिर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग वगैरह आ सकती है। फिलहाल इट वाज मैचिंग, इसमें कोई चेंज नहीं था, बट ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप बनाओगे ट्रेडिंग पीएल, ओपनिंग स्टॉक, अपने पास मैंने सीधा नेट परचेज। अच्छा, मैंने नेट परचेज कैसे निकाली मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने कैश परचेज, क्रेडिट परचेज सबको ऐड करा, और उसमें से परचेज रिटर्न सीधा लेस कर दिया।
अब अपने कैलकुलेटर्स पे चेक कर लीजिएगा, नेट परचेज की फिगर यही आएगी। सेम गोज फॉर नेट सेल्स। मैंने क्या करा बेटा, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों को ऐड करा, वैसे भी हमें ग्रॉस सेल्स गिवन थी, उसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक वाज देयर, हमने पहले जीपी निकाला, जीपी आता है अगर आपको अपना आंसर याद हो तो 592400। जीपी को भाई साहब हम लोग करेंगे ब्रॉड डाउन 592400। डिस्काउंट रिसीट जो क्रेडिटर्स का था, एक्सपेंसेस जो हमने ऊपर अकाउंट से निकाला, डेप्रीसिएशन जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट से निकाला, बैड डेट वाज गिवन, डिस्काउंट अलाउड वाज गिवन, ये कर करा के भाई नेट प्रॉफिट आता है 61,600 रुपीज। याद रखना ये नेट प्रॉफिट आया भाई। तो जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये सॉरी, पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि इसमें ना ओपनिंग कैपिटल वाज नॉट गिवन, तो पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सो सॉरी, ये बेटा ओपनिंग बैलेंसेस, फिक्स्ड एसेट के ओपनिंग, स्टॉक कैश बैंक डेटर्स का ओपनिंग, एंड देन वी हैव अ ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चा ये जो कैपिटल आ रही है, कौन सी कैपिटल आ रही है, ओपनिंग कैपिटल। अब ये ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करा, एडिशनल कैपिटल को ऐड करा, ड्रॉइंग्स को लेस कर दिया, ड्रॉइंग्स वाज गिवन, तो मेरे पास ये बैलेंस आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस और डेटर्स का जो आपने निकाला था। ये निकालने के बाद बच्चा आपका इसका टोटल आता है बैलेंस शीट का, जो आपस में मैच कर जाता है, दैट इज 19,64,400 rupees. So this was even though a lengthy question, I agree with that. It has all the points, but this was a very easy question. ठीक है, माना भैया लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, सब कुछ बनाना था इसके अंदर, बट वी हैव टू डू इट, वी आर प्रोफेशनल्स। ओके दोस्तों, फिर एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3B। 3B बहुत ही शानदार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था बेटा, बट अगेन मैं रेकमेंड करूंगा, ये इजी क्वेश्चन था, राइट। अब इस क्वेश्चन को ना पार्ट्स में ब्रेक करना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का, आई रिकमेंड ब्रेक दैट क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। याद रखिएगा, वैसे भी अंग्रेजों का रूल है भाई साहब, डिवाइड एंड रूल कभी ना भूल। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए, डिवाइड करिए उसको। तो बेटा अप्रैल 2023 को सबसे पहले पी अकेला था, उसने क्यू को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, और उस दिन एग्री करा कि गुडविल जो है वो 24,000 होगी। तो पहले मैं क्वेश्चन को ब्रेक कर करके समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज, ठीक है। सो भाई यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1/4 शेयर था और गुडविल थी 24,000 की, एग्री। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, अप्रैल 2023 में पहले पी को एडमिट करा, पी ने एडमिट करा क्यू को 1/4 शेयर के लिए, तो भाई अपने को टेंशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हो गया 24,000 का 1/4 शेयर एंट्री होगी क्यूज कैपिटल टू पीस कैपिटल। एज यू नो, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर करके एंट्री होती है, तो क्यू कैपिटल टू पी कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू क्यू। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ोगे, उसने बोला गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना कहीं पे भी, तो हम लोग को वो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला फंडा कहीं नहीं दिखाना, हमने यहाँ पर एंट्री क्या करनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अच्छा, अब भाई ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। इसके बाद नेक्स्ट बोला, जुलाई में आर को एडमिट करा एज अ पार्टनर। अब जो गुडविल हो गई फर्म की 40,000 हो गई और न्यू रेशियो वाज गिवन 3:1:1। अब एक मिनट पहले बेटा, अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पर P और Q का जो रेशियो है, अगर मान लो Q को 1/4 में एडमिट करा तो P का रेशियो था 3/4, तो ये इनका रेशियो हो गया ओल्ड 3:1। नोटिस करिएगा भैया, 3:1 उसका ओल्ड रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो बच्चा आपके पास आ गया 3:1:1। ओके, अब भाई जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है P का और Q का, वो निकालना, बिकॉज एज यू नो गुडविल की सारी एंट्रीज हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पास करते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या आ गया, 3/4, 1/4 में से 3/5 और 1/5 हमने माइनस कर दिया, राइट। ओके, माइनस करा तो भाई इनका जो सैक्रिफाइसिंग फिर से 3:1 आता है। अब 40,000 गुडविल थी, उसका 1/5 शेयर आप आर को दे रहे हो, दैट इज 8,000। 8,000 को भाई 3:1 में करा, एंट्री फिर से हो गई न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर।
तो न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, दैट मीन्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, दैट इज आर टू पी टू क्यू, राइट। ये एंट्री हमारे पास हो गई। ओके, फिर क्वेश्चन का आता है नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट बेटा, सितंबर में एस को भी एडमिट करा एज अ पार्टनर, गुडविल इस टाइम पे हो गई 72,000 और उन्होंने एग्री करा कि प्रॉफिट्स का रेशियो अब हो जाएगा 3:1:1:1:1। याद रखना क्या हो जाएगा भाई, 3:1:1:1:1। ओके, तो अगर आप इसमें नोटिस करते हो कि भाई सितंबर में पी क्यू आर का रेशो था, अब जो रेशो उस टाइम पे था वो ओल्ड बन जाएगा, एस को एडमिट करा, न्यू रेशो हो गया 3:1:1। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो पी क्यू आर बेटा 3/5 1/5 1/5, हमने क्या करा बेटा, न्यू रेशो हो गया 3/6 1/6 1/6। हमने बच्चा इसको कर दिया सीधा माइनस, राइट। न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का डिफरेंस निकाल के पहले सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया। भाई सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद अब आपने एंट्री करनी है, उस टाइम पे गुडविल हो गई 72,000, एस आया तो अब एंट्री होगी बेटा 72,000 का 16, दैट इज 12,000 और हमने पी क्यू आर के सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मतलब ये सारी कैलकुलेशंस आपको तमीज से करके दिखानी थी। चलो, बट अभी भी सम खत्म नहीं हुआ, अब मजा आएगा। अप्रैल 2024 में आर कहता है भैया मैं रिटायर होगा और मेरे बदले टी आएगा। अब इस टाइम पे गुडविल हो गई 96,000 और न्यू रेशो हो गया पी क्यू एस टी का 5434। अब यहाँ पर रिटायरमेंट का मैं एडमिशन घुसा दिया। अच्छा, आई वॉज वॉचिंग वेरी फेमस कोई टीचर्स हैं भैया, वो कह रहे हैं वहां पर जब रिव्यू दे रहे थे पेपर का, तो सर ये जो क्वेश्चन है मैंने कहा था रिटायरमेंट का एडमिशन, भाई पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ तो लो। इतने फेमस फेमस भैया यूट्यूब के टीचर्स बैठे हैं एंड कहने को उनके thousands of subscribers हैं and they are basically not reading the question and they are giving us a false statement कि भाई ये एडमिशन कम रिटायरमेंट, भाई एडमिशन कम रिटायरमेंट का सिर्फ इसमें एक पॉइंट है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो इट इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ एडमिशन कम रिटायरमेंट, इट इज नॉट अ डिटेल क्वेश्चन। सो आई डोंट नो बेटा व्हाई पीपल आर डूइंग दिस, दे आर चीटिंग स्टूडेंट्स जस्ट बाय द फेक व्यूज। तो भाई ये अल्टीमेटली अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको खाली गुडविल की एंट्रीज पास करने को बोला हुआ है और कुछ नहीं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडमिशन कम रिटायरमेंट, इसमें सिर्फ एक छोटा सा उसने कॉन्सेप्ट डाला है और उसका हमने क्या करना है, जैसे बच्चे जो मेरे से पढ़े उनको पता है क्लास में मैं क्या कराता था कि भाई यहाँ पर आर को एडमिट करा और टी को सॉरी आर रिटायर हो गया और टी को एडमिट करा। अब इस केस में जब जो पुराना रेशियो था बेटा उस टाइम पे वो था 3:1:1:1। मैंने बच्चों को एक टेक्निक सिखाई थी रिटायरमेंट कम एडमिशन में, आप बेटा गुडविल को 96,000 से पूरा डेबिट करो और उसको पी क्यू आर एस में पहले बांट दो, ठीक है। एंट्री होती थी गुडविल टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओके। बाद में रिवर्स एंट्री करो, राइट ऑफ कर दो। तो ये आपने बेटा न्यू रेशियो से, अब न्यू रेशियो उनका क्या है, न्यू रेशियो अगर आप नोटिस करते हो दैट वर्क्स आउट टू बी 5434। तो भाई ये आता है 5434। तो भाई इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये 96,000 से गुडविल का आ गया और बाद में पी आर एस टी। अब बच्चा मुझसे क्वेश्चन करेगा सर गुडविल अकाउंट तो उसने ओपन करने को मना करा, बेटा मैंने ओपन करा भी नहीं है। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो गुडविल अकाउंट एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। अब अगर आप लोग सपोज कर लो ये दो एंट्री ना करके एक एंट्री करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है, राइट। तो गुडविल अकाउंट मैंने यहाँ पर ओपन करा भी नहीं है। एडमिशन कम रिटायरमेंट में हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ इजी पार्ट क्या है, पहले गुडविल को रेस कर दिया फिर उसको न्यू रेशियो से राइट ऑफ कर दिया, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो अगेन अगर आप चेक करोगे तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट गाइस, याद रखना, ठीक है। तो जो बच्चे बड़ा एकदम से बोल रहे हैं सर पेपर अजीब सा, आई एक्चुअली एक्सेप्ट दैट कि अनएक्सपेक्टेड जरूर था बट डिफिकल्ट नहीं था, ओके। भाई एक क्वेश्चन अपने पास और आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन अपना एडमिशन का, बट अगेन अ +2 लेवल क्वेश्चन, ये भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। पी एन क्यू पार्टनर्स है, रेशियो क्या है भाई 2:3 का रेशियो है और उनकी जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है, अगर आप इसको चेक करते हो क्वेश्चन के अंदर ये आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया है।
कैपिटल पी का, क्यू का, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक एंड बैंक, ये आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखते हो अप्रैल 24 में उन्होंने आर को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। अच्छा पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आर 80,000 कैपिटल का लाएगा बट अपना गुडविल का कैश नहीं लाएगा। डिसाइड करा भैया गुडविल को आर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब गुडविल हिडन है, सिंपल सा फंडा है, हिडन गुडविल का पॉइंट उसने डाल दिया यहाँ पर। ओके, पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ नहीं करेंगे, ना ही गुडविल बुक्स में आएगी। वैसे भी अगर आप थोड़ा याद करो तो हमने कॉन्सेप्ट करा होता है कि हिडन गुडविल में गुडविल वैसे भी बुक्स में नहीं आती है। ओके, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करना है, चलो भैया बड़ी अच्छी बात बताई है। डेटर्स का प्रोविजन 2% है, एग्रीड। एक लाइबिलिटी राइट बैक करनी है क्रेडिटर्स की, मतलब क्रेडिटर्स खत्म करने हैं। स्टॉक को 10% डेप्रीशिएट करना है। बिल्डिंग को भाई 1 लाख से रिवैल्यू करा, प्लांट को 60,000 से, फर्नीचर को 24,000 से, यह आपने करा। अब जो लास्ट लाइन जिसने नहीं पढ़ी वो ढक्कन है, याद रखो, सिंपल भाषा में भैया वो ढक्कन है। क्या पार्टनर्स एग्री करते हैं कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो आपके पास सेम रहेगी, इसका मतलब कि भाई आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। दैट मीन्स एसेट्स और लायबिलिटीज को आपने वहां पर रीवैल्यू नहीं करना। दैट मीन्स आपको ये क्वेश्चन के अंदर उसने क्या करा, हिडन गुडविल प्लस मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन डाल दिया। बोलता है उनके अंदर कोई भी बुक वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बोलता है भैया कि रीवैल्यूएशन के अंदर गुडविल के कैलकुलेशन को एनी इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर्ड। तो वो हमने जब मेमोरेंडम बनाना है तो अपने आप ही वो इग्नोर हो जाएगा, याद रखना। आपको क्या करना है भैया, रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। अब आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रीवैल्यूएशन हम लोग को बेटा मेमोरेंडम के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम जब आप बनाते हो तो प्लीज जरा फोकस करिएगा सारे बच्चे। भाई रीवैल्यूएशन हमने बनाया, पहले प्रोविजन फॉर डेटर्स 48,000 का 2% 960, ये 48,000 है। हमारे टाइपिस्ट भैया की हो जाए तो भैया 48,000 का 2% 960 आपके पास आ जाता है। ओके, स्टॉक 10% डेप्रीशिएट होगा। फर्नीचर मेरे भाई अपने पास डेप्रीशिएट होगा। क्रेडिटर्स अपने पास खत्म हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग एप्रीशिएट हो रही है, प्लांट अपना एप्रीशिएट हो रहा है। तो अगर आप इसमें नोटिस करते हो 12,300 का प्रॉफिट आता है भाई। थोड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बाई चांस कोई टाइपिंग एरर होगा तो प्लीज माफ कर देना, ठीक है। आई कैन गिव यू हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो, बिकॉज ये सारी की सारी आंसर की भाई हमने हैंड रिटन भी बनाई होती है। बट बेसिकली क्या होता है कि जस्ट टू प्रेजेंट इन अ गुड फॉर्म, भाई ये सारी की सारी आंसर की देखो जैसे हैंड रिटन भी है मेरे पास, बट जस्ट टू प्रेजेंट इन अ गुड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक थोड़ा सा डिसेंट, बिकॉज हैंड राइटिंग आप समझ सकते हैं भाई कई बार बच्चों को नहीं समझ में आती, सो वी हैव टू गिव इट फॉर टाइपिंग। सो भाई बाई चांस क्या होता है टाइपिंग एरर भी हो सकता है, तो बच्चे जो हैं उसके लिए माफ कर देना। एज यू कैन सी बटा द एंटायर आंसर की इज मेड बाय मी विद माय पर्टिकुलर ओन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है भाई। तो जैसे अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बाय चांस ये रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन बाय चांस कुछ अगर आपके टाइपिंग एरर्स आ जाते हैं तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ओके, तो भाई यहाँ पर अल्टीमेटली 12,300 और हमने इसके रेशो में बांट दिया, रेशो है उसका 2:3, राइट। इसके अंदर आप चेक करते हो द रेशो वॉज गिवन हमारे पास 2:3 करके। ओके, नेक्स्ट अगर आप इसमें नोटिस करोगे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर मेरे को इसका रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कैंसिल करना है तो मैंने इसको नीचे ब्रॉड डाउन कर दिया, 960 को, 5480 को, 2700 को, और बेटा ये क्रेडिटर्स का इफेक्ट और बिल्डिंग का इफेक्ट और प्लांट का इफेक्ट भी कैंसिल कर दिया। देन वी हैव अ बैलेंस ऑफ 12,300। नाउ दिस 12,300 का बैलेंस विल बी एलोकेटेड इन न्यू रेशियो। याद रखना इसको न्यू रेशियो में बांटना था। अब न्यू रेशियो कैसे बेटा, आपको पता है पहले रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकालेंगे, 1 में से 1/5, 4/5, फिर आपने बेटा 4/5 को 2:3 के रेशियो में एलोकेट करा तो 8, 12, 5 का न्यू रेशियो आता है। उसमें जब आपने प्रॉफिट्स को एलोकेट कर दिया तो ये मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स आते हैं, और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाने से
आपका जो इम्पैक्ट है वो सारा का सारा कैंसिल हो जाता है रीवैल्यूएशन का। ओके, अब मैं पार्टनर्स कैपिटल आपको प्रेजेंट करूंगा बच्चा। ये देखो ओपनिंग 80 और 160 इसके रिजर्व बांट दिए, ये भाई साहब 80,000 की कैपिटल लेकर आ रहे हैं, ये आ गया इनका रीवैल्यूएशन, और ये बेटा रिवर्स एंट्री आ गई मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन की। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन बेटा डेबिट से क्रेडिट साइड पे और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्रेडिट से डेबिट साइड पर आ गया। ओके, अब भाई गुडविल, अब देखो गुडविल है हिडन, ध्यान से समझना। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी है, दैट इज 80,000 का 1/5 था तो इंटू 5/1 करके पहले टोटल कैपिटल निकाल ली। फिर आपको एडजस्टेड कैपिटल ऑल पार्टनर्स की चाहिए। अब हमें करना क्या है भाई, थोड़ा बच्चों को बता देता हूँ। आपने इनको 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 प्लस करा और इनको माइनस कर दिया, इनको 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 प्लस करा और इनको माइनस कर दिया भाई, जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, राइट। तो आपके पास ये एडजस्टेड कैपिटल्स आ जाती हैं। अब आर का भी मैंने कैसे करा, 80,000 में से भाई इनको माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें हमने लिखा हुआ है कि गुडविल की कैलकुलेशन में रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को नहीं दिखाना। वो तो बेटा अगर ये बात ना भी लिखी होती तब भी यही करना था, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। अच्छा जी, तो भाई जब मैंने इसको कैंसिल करा तो मेरे पास बच्चे ये सारा कुछ करके एडजस्टेड कैपिटल आती है, और इनका टोटल जब मैं करता हूँ तो एडजस्टेड कैपिटल इज 370। अब अगर बच्चों को हिडन गुडविल निकालना आता है तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में से एडजस्टेड कैपिटल माइनस करा, वी गेट द हिडन गुडविल। अब मेरे को इसमें नॉर्मल एंट्री करनी है, आर टू पी टू क्यू, इट इज आर्स कैपिटल टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। ओके, तो भाई मैंने ये एंट्री कर दी, तो अल्टीमेटली बच्चा यहाँ पर क्या आ रहा है, आर टू पी टू क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाय आर पी और क्यू में। तो भाई ये हमारे पास आ गए न्यू कैपिटल्स सारी की सारी। ये जो न्यू कैपिटल्स आती हैं दोस्तों, तो अगर आप इसमें नोटिस करते हो बैलेंस शीट में ये न्यू कैपिटल्स डाली। अब याद रखना सिर्फ एक बैंक में चेंज होगा, सिर्फ एक बैंक में चेंज होता है और पार्टनर्स कैपिटल में चेंज होता है, रेस्ट all the values are taken to be the same which was given in the question। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन हमने करना नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में चेंज होगा। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, एक बैंक में हमने क्या करना, जो हमारा बैलेंस था उसमें हमने 80,000 ऐड कर लिया, हमने 80,000 रुपया ऐड कर लिया, याद रखना। क्यों? बिकॉज नया पार्टनर अपना कैपिटल ला रहा है। बाकी आप देखोगे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, ये सब पुरानी वैल्यूज है। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसका जब हम टोटल चेक करेंगे तो ये हमारे पास आता है 444,300। इसको आप सारे बच्चे अच्छे से चेक कर लीजिए। ओके, तो भाई ये बैलेंस शीट हमारी मैच कर जाती है एज यू ऑल नो। अच्छा, फिर आता है भाई 4 का बी पार्ट, हम सॉरी यार ये बार बार ये निकल रहा है, 4 का बी पार्ट बच्चा अपने पास आता है, और आप देख सकते हैं भाई ये था एक छोटा सा प्यारा सा एनपीओ का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एनपीओ का क्वेश्चन इजी आने वाला है, ज्यादा टफ नहीं होगा, तो भैया यही छोटा सा देखो एनपीओ का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। इफ यू रिमेंबर बेटा एग्जामिनेशन हॉल के बारे में मैंने सारे बच्चों को बताया था कि एनपीओ का क्वेश्चन ईजी आएगा। तो भाई यहाँ पर आप देखते हो स्मार्ट क्लब जो है आपके पास, ये सारा गिवन है आपको, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन फॉर मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स, एंट्रेंस फी, सैलरी एंड वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, मैच एक्सपेंसेस, बिजली के खर्चे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारा बेटा आपको रिसीव पेमेंट वगैरह सारा गिवन है। लिखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 40,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पहली बात आपको बताता हूँ, हमारा साल करंट 31 मार्च 25 है। अगर हमें 40,000 का पैसा जो कि पिछले साल ड्यू था इस साल मिला, तो बेटा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाता है। ये हमारा क्या बन गया, साल के शुरू का आउटस्टैंडिंग। 31 मार्च 25 जो है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, बेटा ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बन जाता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, ये बेटा क्लोजिंग का, ये तो क्लोजिंग एडवांस बन जाता है। और आपको लिखा है जो 31 मार्च 24 का एडवांस था ये ओपनिंग एडवांस बन जाता है।
तो सारे बच्चों को बड़ा एक फंडा सिखाया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए बड़े प्यार से ना आपने क्या करना है, आपने एक सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट में क्या है बेटा, ओपनिंग एडवांस आएगा, क्लोजिंग एडवांस आएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा, और रिसीट पेमेंट से आपने जो कैश रिसीव्ड है वो उठाया, वो उठाने के बाद आपने बेटा इनको प्लस माइनस करा एंड वी गेट अ बैलेंस ऑफ 3,84,000 which will be transferred to income and expenditure account. Okay. अब भाई यहाँ पर सैलरी वेजेस का अकाउंट मैं बना रहा हूँ, एक उसका आउटस्टैंडिंग का बैलेंस गिवन है। अगर आपको नहीं बनाना तो भी चलेगा, आप सीधा भी प्लस कर सकते हो। भाई मैंने क्या करा, कैश पेड ले लिया रिसीट पेमेंट से, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ा, मेरे पास टोटल आ गया 2,05,000। तो बेटा यही बैलेंस मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता है, 2,05,000। ओके। फिर मैंने भाई यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जो कि हम बात करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए बेटा मेरे को क्या करना है, एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड ले लेना है, ठीक है। बाकी मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, मैच फंड आपको पता है भैया अपना लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आपको पता है, आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शंस आपको गिवन है। तो ये मेरे पास कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड भैया अपने को आगे बैलेंस शीट में काम आएगा 246। फिर जैसा कि आपको इजी लग रहा है बेटा, आप देखोगे सब्सक्रिप्शंस, सेल ऑफ टिकट्स, ये मैंने रिसीप्ट से उठा लिया, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ऊपर बनाया है। एंट्रेंस फी लिखा था 50% कैपिटलाइज करना है, मतलब 50% नहीं करना, ठीक है। फिर बाकी सैलरी मैंने जैसे ऊपर अकाउंट बनाया, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी थी, या आप चेक कर सकते हो, 25% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे चार्ज करी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2.5 लाख का था बेटा, 2.5 लाख पे 25% का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया। और बाकी मैच एक्सपेंसेस का इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड है उसमें जब मैंने डोनेशंस प्लस करा और जो खर्चे माइनस करे तो फिगर नेगेटिव में आती है। अगर आप फंड बेस अकाउंटिंग याद करोगे, जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 होती थी, कि अगर आप सपोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड में डोनेशन या इनकम्स को प्लस करते हो और एक्सपेंस को माइनस करते हो, और अगर बैलेंस आपका नेगेटिव में आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो फिर आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ये सारा कुछ करने के बाद इसका डेफिसिट बैलेंस आता है 6,000। फिर मैं बेटा इसमें से 246 में से 6,000 निकालूंगा, कैपिटल फंड आ गया 240, एंट्रेंस फी का आधा पोर्शन यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, कैश और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बैलेंस शीट का टोटल एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, दैट इज 3,57,500 रुपीज। ओके, सो गाइज इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि भाई ये आपके पास अल्टीमेटली एक बड़े प्यार से सारा का सारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, बट आई होप ये सारे बच्चों को क्लियर होगा। ओके, सो दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4, भाई हम लोग एक और मजेदार क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आपने सारे बच्चों ने बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये बहुत आई थिंक सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट करा होगा मैक्सिमम बेसिस पे। द रीजन बीइंग इज दिस कि भाई ये बीआरएस का एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट वाज गिवन 20,000। नाउ बैंक स्टेटमेंट इज बेसिकली पासबुक, आई थिंक एवरीवन नोज बेटा, बैंक स्टेटमेंट इज पासबुक, और मुझे इसको रिकंसाइल करके कैश बुक का आंसर निकालना था। ओके, सो भाई अगर आप इसमें क्वेश्चन को चेक करते हो तो यहाँ पर बच्चा मैंने सिर्फ अभी स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट लिखा है नंबर 1 2 3 4 5 करके। एंड दोस्तों बच्चा यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन है, और इसमें क्या चीज प्लस में आनी है, क्या चीज माइनस में आनी है, एवरीथिंग इज गिवन, और आपको मैंने ये आंसर बता दिया है, राइट। तो आप लोग सारे बच्चे इसको खुद से चेक कर सकते हो भाई, क्योंकि बीआरएस का बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और आप अपने आंसर्स को मिला लीजिए। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर भी बच्चों को कर देता हूं कि चेक हमने इशू करा, तो एज यू ऑल नो द मेथड भैया जो हमने क्लास में करा हुआ है कि चेक इशू करने से कैश बुक क्या हो जाती है, माइनस। अब बेटा चेक इशू करने से अगर कैश बुक माइनस होती है, आपने इफेक्ट कैश बुक पे देखना है, हम इसको माइनस ही करेंगे।
चेक रिकॉर्ड करा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में, तो कैश बुक में अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो कैश बुक हो गई प्लस। इफेक्ट मैंने किसके ऊपर देखना है भाई साहब, मेरे को देखना है बच्चा कैश बुक पे, तो इसको मैं प्लस में ही रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हो बेटा, जो पेमेंट रिसीव करी कस्टमर से डायरेक्टली बाय बैंक, अब देखो कस्टमर से रिसीव करा डायरेक्टली बाय बैंक, दैट मींस वो अल्टीमेटली किसने रिसीव कर लिया, वो रिसीव कर लिया भाई कस्टमर से हमने। पासबुक हो गई प्लस, इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कैश बुक पे, तो इसको भी क्या करना है बच्चा, माइनस। बैंक चार्जेस को डेबिट करा, दैट मींस हमारा जो पासबुक है वो माइनस हो गई। इफेक्ट देखना है कैश बुक पे, इसको करेंगे प्लस। चेक डिपॉजिट करा बट कलेक्ट नहीं करा, अगेन कैश बुक प्लस, तो ये भी प्लस में चला जाएगा। डिसऑनर में पासबुक हमेशा माइनस होती है, बट एक चीज याद रखना, कैश बुक में इसको प्लस करेंगे 5020 के साथ, राइट। अच्छा, फिर आप देखोगे लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम बैंक ने पे करा, पासबुक माइनस हो गई, हम लोग बीआरएस में इसको प्लस कर देंगे 350 के साथ। ओके, अब बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डबल का मजा वाला पॉइंट याद करो बेटा, मैंने आपको क्लास में बोला हुआ है, आपने क्या करा हुआ है, आपने क्रेडिट को डेबिट कर दिया है। रिमेंबर, आपने क्रेडिट को डेबिट कर दिया है, तो भाई अगर आपने क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो आपने डबल का मजा करना है, याद रखेंगे। अब ये अमाउंट डबल से प्लस होगी 28,000 से, बस खाली इसमें यही अच्छा पॉइंट था, रेस्ट ऑल पॉइंट्स वर वेरी वेरी सिंपल, राइट, रेस्ट ऑल पॉइंट्स वर वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बेटा इसमें अगर आपने इसका अपना आंसर चेक करा होगा तो इसका आंसर आता है 8410, सारे बच्चे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन था, ठीक है, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन 5B। भाई ये 5B वाला जो क्वेश्चन था, दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें आप चेक कर लीजिए। हाँ जी, तो बच्चा लोग ये 5B इज द सेम क्वेश्चन। बेटा आपको बता दूं, हमारी जो आईसीआई बुक है, आईसीआई बुक में भी ऐसा सेम क्वेश्चन है बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। जैसे हम बात करते हैं, मिस्टर साहिल ने एक फैक्ट्री चला रहे, भैया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। नॉर्मली वी ऑलवेज एक्सपेक्ट भाई कि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स के करके आते हैं, बट दिस टाइम दे हैव गिवन यू अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर आप देखते हो, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन टू अस, but a closing stock of raw material is given to us, higher charges of machine 200 per ton produced is given to us, direct wages 400 per ton manufactured है और 200 per ton बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है, इसको याद रखिएगा। फैक्ट्री रेंट गिवन है, रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट का गिवन है, शुगर प्रोड्यूस इज 500 टन, दैट मीन्स जो हमारी प्रोडक्शन है दैट इज 500 टन का प्रोडक्शन है। हमारा जो स्क्रैप है दैट इज 84,000 और मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, याद रखना, आई जस्ट हैव टू प्रिपेयर माय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, सो दोस्तों अगर आप इसमें चेक करते हो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर, आप बड़े आराम से इसकी फिगर्स को देख सकते हो बेटा, 4.5 लाख का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट। इसके बाद जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो बच्चा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज गिवन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज एक्चुअली गिवन टू अस। हमारे पास भाई साहब जो हायर चार्जेस है वो लिखा है आपके पास, क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन में बहुत इजीली आपको मेंशन किया हुआ है 200 पर टन प्रोड्यूस, और प्रोडक्शन बेटा हमारे पास 500 टन की है, तो 500 को सिंपली 200 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी डायरेक्ट वेजेस 400 मैन्युफैक्चर्ड और 200 क्लोजिंग। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखते हो तो 12 टन लिखा हुआ है, तो ये बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास आ गया, उसकी आपने वेजेस डाल दी, फैक्ट्री रेंट, रिपेयर मेंटेनेंस डाल दिया, स्क्रैप डाल दी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं भाई जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ से माइनस कर दिया जाए, वो एक ही बात है। तो इसमें खाली एक ही अच्छा पॉइंट था कि अगर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है तो कंज्यूम में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है इसका कुछ नहीं करना। दैट वाज द ओनली गुड पॉइंट इन द क्वेश्चन बेटा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इसमें चेक करोगे तो भाई इसमें सिर्फ ओनली वन गुड पॉइंट ऑफ इट वाज देयर कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन टू अस मेरे भाई, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, बिकॉज कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज 3898400। ओके, सो भाई अब इसके बाद हम आते हैं
अपने एक और क्वेश्चन पे। सी नॉर्मली क्या होता है कि उन लोग कभी भी ना इतने सब पार्ट्स नहीं डालते, पता नहीं इस बार उन्होंने आपके साथ क्या दुश्मनी निकाली है। उन्होंने क्या करा बेटा, एक ही क्वेश्चन के तीन तीन सब पार्ट्स बना दिए, और सब पार्ट्स नॉर्मली थ्योरी में आते हैं, और आप मजे की बात देखो, स्टार्टिंग का थ्योरी छोड़ के उसने पूरे पेपर में थ्योरी नहीं डाली, राइट। सो भाई अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन भी डाल दिया। अब ये प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिएगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल 20 लाख का था, 10% इसमें प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख के। चलो ऑथराइज का तो भी हमने फिलहाल कुछ नहीं करना। पेड अप इक्विटी कैपिटल है 10%, रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू करे 3 लाख के। तो भाई मेरा जो पेड अप कैपिटल है मेरे को उसी को रिडीम करना होता है। आई थिंक एवरीवन नोस कि जिसका पैसा आता है बेटा उसी को हमने रिडीम करना है। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम का ये बैलेंस गिवन है, पीएल का गिवन है, जनरल रिजर्व है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू 40,000 की, जिसकी बुक्स में कॉस्ट है 45,000। अच्छा बुक्स के अंदर मतलब बुक वैल्यू, राइट। कंपनी डिसाइड करती है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 10% के प्रीमियम पे। हम लोग थोड़ा सा इशू करेंगे 1.5 लाख इक्विटी शेयर का 10% के प्रीमियम पे। इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे 110% ऑफ द फेस वैल्यू। सारे प्रेफरेंस शेयर को पे करा एक्सेप्ट 2 होल्डर्स ऑफ 500 शेयर्स। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको एंट्रीज पास करनी है, सिर्फ सिर्फ एंट्रीज पास करनी। दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि इसमें बैलेंस शीट का झमेला नहीं डाला, सिर्फ एंट्रीज पास करने को बोला। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके सो दोस्तों अगर आप इसमें चेक करते हो मेरे पास सिंपल से पहले बेटा, पहले आपने शेयर इशू करे। आप देखो फर्स्ट एंट्री मैंने कर दिया बैंक टू शेयर कैपिटल, ये देखिए 1.5 लाख शेयर्स थे। मतलब मेरे को बेसिकली बेटा 1.5 लाख शेयर को 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसमें नोटिस करते हो आई थिंक सॉरी 1.5 लाख रुपए के शेयर इशू करे, आई एम सो सॉरी, 15,000 शेयर्स हो गए 10 रुपीज के हिसाब से। तो भाई ये अपने पास अल्टीमेटली आ गया 1.5 लाख। बाकी आप देखते हो 15% का इसमें आ गया प्रीमियम, तो मेरे पास 165 आ गया है बैंक में। अच्छा फिर जब मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, नेक्स्ट एंट्री अगर आप नोटिस करते हो, इन्वेस्टमेंट की बुक में कॉस्ट 45 है, बट अगर आप देखते हो हमने फेस वैल्यू का 110% पे बेचा है। क्वेश्चन में चेक कर लो दोस्तों, जो फेस वैल्यू है वो है 40,000 रुपीज, राइट। उसका 110% नोटिस करना, 110% ऑफ द फेस वैल्यू, दैट मीन्स आपने बेचा है दोस्तों 44,000 का। 45 की चीज 44 में बेचोगे तो 1,000 का लॉस हो गया, राइट। इसके बाद आपने जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है वो पीएल से निकाल लिया, पीएल में काफी पैसा है 30,000। फिर मैंने क्या करना है, अब जनरल रिजर्व, सी जनरल रिजर्व हमेशा निकलता है फेस वैल्यू से, याद रखना फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड इज 3 लाख। इसमें से जो मैंने फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू करा है उसको मैंने कर लिया माइनस, बाकी मैंने इतने का सीआरआर बनाना है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का बच्चा सीआरआर बना लिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 3 लाख के, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 3 लाख 30,000 आ गया, ये आ गया। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, बट एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट था कि आपने वहां पर देखो ड्यू तो आपने सारे कर देने, बट जब आप पेमेंट करने की बात करोगे तो 3,000 प्रेफरेंस शेयर में से 500 प्रेफरेंस शेयर्स को आपने पैसा नहीं देना। कुछ बच्चों ने यहाँ पर गड़बड़ किया करी होगी, इसको ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। 2 होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स, कुछ बच्चों ने इसको 2 होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स ईच पढ़ लिया होगा गलती से, 500 इंटू 2 करके 1000 शेयर्स कर दिया होगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जो मैक्सिमम बच्चे करेंगे, आई शो यू। बेटा यहाँ पर ईच लिखा ही नहीं हुआ तो याद रखना है। तो 3,000 शेयर में से 500 शेयर गए, 2500 शेयर्स को 110 रुपए के हिसाब से हमने 275 की अमाउंट पे करी है, और ये छोटी सी 6 एंट्रीज में सम खत्म हो जाता है। तो भैया उन्हें क्या करा भैया, कॉन्सेप्ट के अंदर वहां पर सिंपल सा पार्ट डाला है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको देख सकते हो। सिंपल सा पार्ट है बेटा प्रेफरेंस शेयर्स का। पहले हमने इशू करे इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बेची, अपना प्रीमियम रिडम्पशन पीएल से निकाला, सीआरआर क्रिएट करा, प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करा और बाद में उसको पे कर दिया, दैट्स इट। ओके भाई अब आ जाइए, एक आखिरी क्वेश्चन जो था वो ये था
क्वेश्चन नंबर 6A। जिन बच्चों ने बेटा मेरे से पढ़ा है, अगर आप याद करोगे, जब मैं आपको फोर फीचर रेशियो के बाद प्रो राटा कराता हूँ तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसको मैं प्यार से नाम देता हूँ जग्गू कल्लू। राइट, क्लास में क्वेश्चन किया होता है, डिट्टो कॉपी सेम क्वेश्चन है। फर्क ये है कि हमने जब इसको क्लास में करा था, हमने इसमें एंट्रीज और बैलेंस शीट करी थी, इन्होंने बैलेंस शीट हटा दी, इन्होंने एंट्रीज और कैश बुक डाल दिया। तो क्लास नोट से जितने बच्चे ने शेयर कैपिटल पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन सुपरसोनिक तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से बच्चों ने परफॉर्म करा होगा। फिर भी मैं एक बार पूरा डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन आपके साथ, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो वैसे क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,20,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है भाई, 2 रुपए के प्रीमियम पे। अच्छा, फिर आपको लिखा है 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 फर्स्ट कॉल और 3 सेकेंड कॉल आ गया। अब एप्लीकेशन आई है 180 शेयर की, बट प्रो राटा सिर्फ दिया 144 को। तो 180 में से 144 जब आप निकालते हो, इसका मतलब 36,000 शेयर्स को भाई हमने पैसा कर दिया रिफंड। ठीक है जी। अच्छा, बाकी बोलता है एक टी था जिसको 4,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करा और साथ ही में उसके शेयर फोरफीट करो। अब इसको नोटिस करो, यहाँ पर इसने 4,800 बोला है। अगर आप लोग मेरे क्वेश्चन को चेक करोगे तो भाई मैं यहाँ पर सिंपली एक 40 शेयर्स डालता था, सेम, थोड़ा सा फिगर्स में हल्का फुल्का चेंज है, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम है। अगर आप नोटिस करोगे एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है जो मैंने क्लास में कराया हुआ है। सारा का सारा सेकंड कॉल जब आपने करा, सेकंड कॉल करने के बाद, अच्छा ये शेयर बेटा फर्स्ट कॉल के पहले फाइनल कॉल के पहले फोरफिट हुए हैं। याद रखना भी फाइनल कॉल इसमें मेड नहीं करी थी, क्योंकि लिखा है फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फोरफिट हो गए। राइट, और ये वाले जो शेयर्स है ये सेकंड कॉल उसके बाद मेड करी। फिर आपका पता लगा एन ने पैसे नहीं दिए 6,000 शेयर्स के 2 कॉल्स पे, फिर उसके शेयर फोरफिट हुए। मतलब जो टी के शेयर है वो फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के पहले, एन के शेयर फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हुए। फिर आपके ये शेयर 7,800 रीइशू हुए, इसमें सारे शेयर्स टी के हैं, याद रखना। मतलब अभी बताता हूँ, इसको फुली बिड अप करा 8 रुपए के हिसाब से और आपको एंट्रीज और कैश बुक करना है। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से और बड़े प्यार से चेक करोगे तो कैश बुक बनाना है, तो आपको पता है बैंक वाली एंट्रीज जो है, आई थिंक एवरीवन नोस, बैंक वाली एंट्रीज बच्चा मुझे फिर कैश बुक में करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे बट इसको करूंगा, पेज को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 180 इंटू 2, 3,60,000। राइट, एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री आएगी बच्चा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। राइट, अब बच्चा क्योंकि इसमें रिफंड भी है तो आप नोटिस करोगे 36,000 शेयर्स का रिफंड है, तो मेरे पास बच्चा रिफंड की एंट्री रिवर्स साइड पर आ गई। 360 में से 72 निकाल दिया, तो भाई शेयर एप्लीकेशन के अंदर आ गया 288 आ गया, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर अलॉटमेंट, 240 एंड 48,000। मैंने एक एक फिगर्स लिखी है, ये आया कहाँ से। राइट, अगर आप इसमें नोटिस करते हो 24,000, माफ कर देना बेटा टाइपिस्ट भैया को, 24,000 शेयर्स का प्रोराटा है और 120 शेयर्स का यहाँ पर आपके पास आ गया जो हमने एक्चुअली में इशू करे, उसका आ गया शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसा कि आप जानते हैं 2 रुपए का प्रीमियम और बाकी बच्चा शेयर कैपिटल आ गया 360 का और ये शेयर अलॉटमेंट आ गया 6 लाख का। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो, फोकस करिएगा प्लीज सारे बच्चे, हमारे पास जब अगली एंट्री आनी है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा इसमें ना पहले देखना है कि अलॉटमेंट इन एरियर्स है कितना। देखो टी से मेरे को 4,800 शेयर्स पे ना 5 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपीज देना था। बट अगर हम टी की बात करें तो अगर मैं किसी को 120 शेयर अलॉट कर रहा हूं तो अप्लाइड हो रहे 144, तो किसी को 4,800 शेयर था तो यूनिटरी मेथड से उसने अप्लाई कितने करे थे 5,760 शेयर्स। सो इसका मतलब ये हो गया कि भाई उस बंदे ने
960 शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन ऑलरेडी पे करी होगी। अगर आप बच्चे याद करोगे तो हम बेटा इस क्लास में वर्किंग नोट को नाम देते थे राम लखन वर्किंग नोट। मैंने समझाया वो बच्चों को बड़ा बड़े प्यार से इसका नाम दिया था राम लखन वर्किंग नोट, सेम चीज है। तो 1920 इसको माइनस करा, 22,080 मेरे पास आ गया अलॉटमेंट इन एरियर्स। तो बेटा मैंने यहाँ पर एंट्री करी कॉल्स या अलॉटमेंट इन एरियर्स को मैंने डेबिट करा टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैं जो ये तो एरियर्स की एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, पर जो मुझे बैंक है वो लॉजिकली मुझे कैश बुक में करना है, ठीक है। तो बेटा वहां पर मैंने एंट्री क्या करनी है, 6 लाख मुझे अलॉटमेंट में आना था, 48 मुझे ऑलरेडी आ चुका है। ये देखिए बेटा 6 लाख आपको आना था, 48 आपको ऑलरेडी आ चुका हुआ है, चेक करो। 6 लाख में से 48 इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद एप्लीकेशन और 22,080 आपको नहीं आया, तो आपको कितना आया बेटा 529920 आपको अलॉटमेंट में आया है। ओके, अब बारी आती कॉल की। फिर मैं कॉल को ड्यू करूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 120 इंटू 2 240, बट यहाँ पर कॉल में भी एरियर्स है। अब कॉल में बेटा दो बंदों का एरियर्स आ जाएगा, यहाँ पर 4800 इंटू 2 ये होगा बेटा टी का, और एन का 6000 शेयर्स का, उसका भी एरियर्स आ गया 21,600। अब 240 में से 21,600 आपको नहीं आया, तो भाई बाकी बैंक में कितना आया 2,18,400। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको क्वेश्चन को आगे पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की एंट्रीज कैश बुक में जानी है और बाकी एंट्रीज नीचे आनी है। ओके, फिर बच्चा मेरे पास आएगा, मजे की बात देखिएगा, अब बारी आएगी यहाँ पर फोर फीचर की। देखो फर्स्ट कॉल के बाद ही अगर आप याद करोगे टी के शेयर हमारे फोरफीट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, अब देखोगे फाइनल कॉल 3 रुपए की है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया 7, तो 4,800 इंटू 7 शेयर कैपिटल 33,600, सिक्योरिटी प्रीमियम को कर दिया डेबिट, या आप इसमें चेक कर लीजिएगा, इंटू 2 9600 आ गया। अच्छा अब एरियर्स कितना है 9,600 का एरियर्स आ गया फर्स्ट कॉल का, और ये अलॉटमेंट का हमने निकाला था। टोटल एरियर्स बच्चा 31680, तो शेयर फोरफिटेड की फिगर आती है 11520। ये सारे बच्चे चेक कर लो, 11520 मेरे पास शेयर फोरफिटेड का बैलेंस आ जाता है। ओके, अब दोस्तों इसके बाद अगर आप इसमें चेक करते हो, ये बेसिकली जो है मेरे पास जो फिगर आ रही है, ये आने के बाद बेटा मेरे को ना सीधा जब फाइनल कॉल ड्यू करना है, अब फाइनल कॉल ड्यू में 120 में से 4,800 शेयर जो फोरफीट हो गए हैं वो निकाल देने। अब ड्यू कितने पे होगी, बाकी शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल ड्यू होगी। अब फाइनल कॉल में जो एरियर्स है बेटा वो 6,000 इंटू 3 करके इतना एरियर्स है, 345,600 में से 18,000 एरियर्स है, तो बाकी फाइनल कॉल आएगी कितनी, जो बैंक वाली फिगर होगी वो होगी 327,600। ओके, अब इसके बाद बच्चा आपने क्या करना है, आपने बेटा फिर से एक फोर फीचर करना है। अब फिर से फोर फीचर करोगे, ये किसका फोर फीचर है भाई, ये एन का फोर फीचर है। अब इसमें पूरा कॉल्ड अप है, तो 6,000 इंटू 10, यहाँ पर बेटा 6,000 इंटू 5, 5 कैसे 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं आया, तो 30,000 नहीं आया, बाकी 30,000 आ गया। अब जब रीइशू की बात हो रही है तो याद रखो रीइशू में जो बैंक वाली फिगर होगी 7,800 इंटू 8 वो इधर आएगी, और जो बाकी जो अपना शेयर फोरफिटेड का डिस्काउंट होगा दैट इज शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल, वो नीचे दिखाएंगे। मतलब ये एक प्रॉपर टेक्निक है क्वेश्चन को करने की, कैश बुक आने की वजह से बैंक वाली एंट्री सारी ऊपर कैश बुक में चली जाती है। अच्छा अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें क्या था बेटा, वो था कैपिटल रिजर्व निकालना। वो क्या था बच्चा, टी के शेयर थे, इसको ध्यान से देखिएगा, टी के शेयर थे 4,800 फोरफीट, उसके रीइशू हुए पूरे। एन के शेयर थे बेटा 6,000, उसके रीच हुए 3,000। अब आप याद करो मैंने क्लास में इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, मैंने बताया वो बेटा आपको एक शेयर फॉर फीचर जो क्रेडिट में आया टी का, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, माइनस जो डेबिट में। अब सर आपने डेबिट वाला कैसे निकाला, देखो अब यहाँ आपको पता है बेटा इसका 2 रुपए का रीइशू डिस्काउंट है, तो इसका आ गया 9,600 और इसका आ जाएगा 6,000 रुपया। तो बेटा ये हमने माइनस करा, 30,000 इंटू 3/6 माइनस इसको करोगे तो 6,000, आपके पास बच्चा कैपिटल रिजर्व का आंसर आता है 10920। अगर आप लोग का आया है अपनी कुर्सी से उछल के डांस करना शुरू कर देना भैया कि तुम्हारा पूरे 15 नंबर आ जाएंगे। 10920। दोस्तों ये क्वेश्चन था, और इसमें जो कैश बुक का आंसर आता है बेटा यहाँ पर जो बैंक बैलेंस मेरे पास आता है
1426320, ये आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना था। इन दिस क्वेश्चन द ओनली थिंग वाज प्रेजेंटेशन। अब अगर मान लो किसी बच्चे ने क्या करा कि सारी बैंक वाली एंट्रीज भी कर दी और बाद में कैश बुक भी बना दिया, तो देखो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। सर हमने सारी बैंक वाली एंट्रीज भी कर दी, फिर हमने कैश बुक भी बना दी, तो ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें हम करेंगे क्या। तो इस केस में दोस्त आपने टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपके शायद मार्क्स नहीं कटेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट जो सही तरीका है वो ये है, राइट। अच्छा, फिर मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा बेटा, बिकॉज लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आईसीआई की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। अगर आप इसको चेक करोगे दैट इज सेम एज 6B इज सेम एज आईसीआई बुक इलस्ट्रेशन नंबर 8, राइट दोस्तों। तो आई होप सारे बच्चों को ये पूरा पेपर का सोल्यूशन मिल गया होगा। अब ये थोड़ा सा बेटा आपके साथ जाती ही हुई है, बिकॉज नॉर्मली लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आता होता है वो थ्योरी आती होती है, बट आपके केस में फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव गिवन यू द प्रैक्टिकल पार्ट समहाउ। कोई बात नहीं, वी आर फाइटर्स एंड वी विल गो टू इट। सो जो भी जैसा मर्जी कर ले, लास्ट में बेटा सारे बच्चों को एक ही बात बोलूंगा कि चाहे कर ले तू कितने भी सितम, आईसीआई के लिए बोल रहा हूँ बेटा, आईसीआई वाले जो हैं उनके लिए खासकर, कि चाहे कर ले आईसीआई तो कितने भी सितम, हंस हंस के सहेंगे हम और सीए की डिग्री लेकर रहेंगे हम। याद रखिएगा बेटा, ये मोटिव रहना चाहिए। चाहे आईसीआई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि भैया जैसे हमें वहां पर अपनी माता सीता को छीन के लाना है, सीए की डिग्री एक हिसाब से हमारे लिए माता सीता है। सारे बच्चे क्लास में मेरी बात को याद रखना। तो आईसीआई आपके जितने मर्जी सितम कर ले, बट हमने बेटा हंसते हुए सहना है और सीए की डिग्री लेके रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।